शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम पिछले 2-3 वीडियो से कर रहे हैं हरियाणा की सांग परंपरा उद्भव और विकास। हरियाणा की सांग परंपरा का उद्भव और विकास की चर्चा करते करते हमने जान लिया था कि जो सांग शब्द है ये संस्कृत भाषा के स्वांग शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि तत्सम जो शब्द है वो स्वांग है और तत्सम जो स्वांग शब्द है उसका तद्भव रूप ही सांग है। जगदीश माथुर ने सांग शब्द का जो उत्पत्ति है वो संगीत से मानी है कि संगीत के बाद ही सांग शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही हमने आगे जान लिया था कि श्री राम नारायण अग्रवाल ने सांग की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे ब्रज में इसको बहक कहते हैं, हरियाणा में इसको सांग कहते हैं, पंजाब में ख्याल और राजस्थान में इसको तुर्रा कहते हैं। इस प्रकार से फिर हमने धीरे धीरे जो हरियाणवी सांग परंपरा थी इसके उद्भव और विकास के बारे में जाना था कि इसका जो संक्रमण काल है, संक्रमण काल का मतलब वो समय जब सांग की उत्पत्ति हुई लेकिन कुछ समय के बाद किन्हीं कारणों से वो बंद हो गया, उस काल को संक्रमण काल के नाम से जाना जा सकता है। और वो समय था 12वीं शताब्दी से 1750 का, जिसमें जो पहले सांगी श्री राम नारायण अग्रवाल ने कहा था कि मल नाम के जाट है, राजपूत जुलाहा है, तीनों ने मिलकर एक मंडली बनाई थी और मनोरंजन का एक विधा ढूंढ ली थी, नई विधा की खोज की थी जिसका नाम दिया गया था सांग। समय के साथ ये विचारधाराएं बदलती गई और फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाने में किशन लाल भट्ट का एक विशेष नाम रहा। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि जब औरंगजेब का शासनकाल था उसने सांग परंपरा को पूरी तरह से बंद कर दिया था। दोबारा से उसकी मृत्यु के बाद 1707 के बाद फिर से उसका विकास हुआ था। इस प्रकार से इस काल को हम कहते हैं 1750 तक के काल को संक्रमण काल। फिर जो प्रारंभिक काल था यानी कि सही मायने में जो सांग परंपरा था उसका जो शुरुआत थी मानी जाती है 1750 से 1850 के बीच में। इस युग के जो प्रमुख सांगी थे उनमें सादुल्ला का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने पंडुन का कड़ा लिखा था। एक बंसीलाल थे प्रमुख सांगी जिन्होंने गुरु गुगा ये गुगा पीर जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर एक आधारित लिखा था। राजा नल के ऊपर आधारित एक सांग लिखा था। फिर हमने कर लिया था इसका उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल का मतलब है जब सांग परंपरा अपने विकास के चरम शिखर पर थी, उस काल को हम उत्कर्ष काल कहते हैं, जिसमें बहुत अच्छे स्वर्ण काल जिसको कहा जाता है वो समय था 1850 से 1950 तक का। अली बख्श था, बालक राम था, अहमद बख्श थानेश्वरी था, बहुत सारे दीपचंद था, बाजे भगत था, पंडित लक्ष्मी चंद जिसको हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। इन सभी बहुत अच्छे अच्छे सांगियों के नाम इसमें लिए जा सकते हैं। ये हम सब कुछ कर चुके हैं। जैसे अहमद थानेश्वरी हैं वो ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे और एक मुस्लिम संस्कृति से जुड़ते हुए भी उन्होंने जैसे पद्मिनी नाम से, चंद्र किरण नाम से, कृष्ण लीला के नाम से प्रमुख जो अपने सांग थे वो लिखे थे। ऐसे ही सांग रतन सेन राजा का हीरा दास उदासी की प्रसिद्ध रचना है। रतन सेन राजा जो मैंने आपको पद्मावत फिल्म में भी बताया था, राजस्थान के एक राजा हुआ करते थे रतन सेन, उनके ऊपर आधारित कथा को सांग का आधार बनाया गया है। किसने बनाया है? हीरादास उदासी ने। ताऊ सांगी के नाम से भी एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं जिन्होंने रुक्मणी विवाह यानी कि भक्ति भावना इनके जो सांगों के अंदर वो ज़्यादा झलकती है। रुक्मणी आप जानते हैं कौन है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सांग लिखा ताऊ सांगी ने। किशन लाल भट्ट का नाम तो बहुत ही प्रसिद्ध था। उन्होंने मोर ध्वज, भगत प्रहलाद, बारामाशा जैसे, पंडित लक्ष्मी चंद थे, दीपचंद थे, दीपचंद ने लिखा है नल दमयंती, राजा भोज, ये सारे के सारे उपन्यास लिखे। एक बाजे भगत नाम के प्रसिद्ध सांगी हुए हैं जिन्होंने नल दमयंती लिखा है। हीर रांझा की जो स्टोरी जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, महाभारत के आदि पर्व के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ऊपर बाजे राम भगत ने लिखा है। बाजे भगत ने प्रसिद्ध सांग लिखे हैं। ऐसे पंडित लक्ष्मीचंद जिसको हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध, जिनके दिमाग के विषय में जो अनपढ़ होते हुए भी उन बातों को वो उस समय पर कह गए जो आज सत्य साबित हो रही हैं। तो ऐसे ही महान कवि के द्वारा, ऐसे ही महान सांगी के द्वारा लिखे हुए जो प्रसिद्ध सांग हैं उनमें हीर रांझा प्रसिद्ध है, शकुंतला प्रसिद्ध है, चंद्रहास है, पद्मावत है,
पूर्णमल भक्त है, ये सभी उनके प्रमुख उपन्यास है। ऐसे ही अब हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक काल यानी कि 1950 के बाद की हरियाणा में जो सांग परंपरा है उसकी क्या स्थिति है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हरियाणवी सांग परंपरा का जो चौथा चरण है यानी कि 1950 के बाद की जो समय अवधि है, इस समय पर सांग परंपरा की क्या स्थिति रही है उसके विषय में चर्चा करेंगे। इस युग में जो प्रमुख सांगी हैं उसमें पंडित मांगेराम का, रामकिशन का, धनपत सिंह का और फौजी मेहर सिंह का नाम लिया जा सकता है। जो पंडित मांगेराम है वो पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य है। लक्ष्मीचंद जिनको हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है यानी कि उनके शिष्य रहे पंडित मांगेराम। उन्होंने भी अपने जीवन में लगभग 40 के आसपास सांगों की रचना की है, जिसमें से प्रमुख है छैल बाला है, अमर सिंह राठौर है, पिंगला भरथरी एक राजा थे और उनकी पत्नी का नाम था पिंगला, पिंगला भरथरी, कृष्ण सुदामा। तो आप देख रहे हैं बार बार कृष्ण सुदामा है, कभी कृष्ण जन्म है, कभी रुक्मणी विवाह है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस समय जो सांगी थे उनकी सांगों के अंदर जो भक्ति भावना वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जो जीवन के वास्तविकताएं थी, जो जीवन कभी किसी राजा के जीवन की घटना से, कभी किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैसे शकुंतला लिया है, हीर रांझा लिया है, जो प्रेम से को चित्रित किया है, शकुंतला के जीवन की स्टोरी को चित्रित किया है। तो सांगों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने का, लोगों को अपनी सभ्यता, संस्कृति, प्रसिद्ध व्यक्तित्वों से परिचित करवाने का इन लोगों का उद्देश्य होता था। तो ऐसे ही मांगेराम ने अपने जीवन में लगभग 40 के आसपास जो सांग लिखे हैं उनमें प्रमुख क्या है, अमर सिंह राठौर है, पिंगला भरथरी है, कृष्ण सुदामा है और छैल बाला है। इसी प्रकार से रामकिशन व्यास जी भी इस समय के प्रमुख सांगी हैं। जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं योगेश्वर बालक राम के शिष्य रहे हैं रामकिशन व्यास जी। उन्होंने लिखा है सत्यवान सावित्री जो प्रसिद्ध कथा है, चंद्रहास के ऊपर लिखा है, शशिकला के ऊपर लिखा है। तो इनके प्रमुख उपन्यास क्या क्या थे, सत्यवान सावित्री था, चंद्रहास था और शशिकला था। ये इनके प्रमुख उपन्यास है। किसके, रामकिशन व्यास के। शिष्य किसके हैं, ये योगेश्वर बालक के। नेक्स्ट यदि बात करें इस समय पर धनपत सिंह है जो कि पंडित मांगेराम के समकालीन हैं। पंडित मांगेराम कौन थे, लक्ष्मीचंद के शिष्य थे और उन्हीं के समकालीन एक और व्यक्ति हुए हैं धनपत सिंह। इन्होंने भी उपन्यास लिखे हैं जिसने गोपी चंद के ऊपर लिखा है, लीलो चमन के ऊपर लिखा है, हरियाणवी फिल्म भी है लीलो चमन, हीर रांझा इसके ऊपर भी फिल्म बन चुकी है। तो हीर रांझे की स्टोरी को कई सांगियों ने उठाया है, एक प्रेम कथा है ये, तो उसको चित्रित किया है। उसके बाद है हरियाणवी लोक साहित्य में फौजी मेहर सिंह का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि फौजी मेहर सिंह भी एक अच्छे सांगी माने जाते हैं और उन्होंने भी, वह पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। यानी कि जो पंडित मांगेराम थे और फौजी मेहर सिंह थे, ये दोनों किसके शिष्य हैं, पंडित लक्ष्मीचंद के। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के में कार्य किया था। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी, तो इस आज़ाद हिंद फौज के अंदर एक सैनिक के रूप में रहकर कार्य किया था फौजी मेहर सिंह ने। नाम से भी पता चल रहा है फौजी मेहर सिंह, अपने नाम के सामने फौजी लगाए हुए हैं आगे इन्होंने। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अपने जीवन काल में कई जो सांग लिखे हैं जिनमें प्रमुख है सत्यवान सावित्री है, शर्वर नीर है, शाही लकड़हारा है, सुभाष चंद्र बोस है। तो इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं हम सुभाष चंद्र बोस से देशभक्ति की भावना इसकी झलक रही है। शाही लकड़हारा है, सरवर नील है, सत्यवान सावित्री है, ये इनके प्रमुख सांग हैं इनके फौजी मेहर सिंह के। इस प्रकार से हरियाणा के सांगों की एक समृद्ध परंपरा रही है। इस परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है, 13वीं शताब्दी से, और 19वीं शताब्दी तक इसकी लोकप्रियता बनी रहती है। परंतु आजकल जो आज स्थिति है हरियाणवी में सांग परंपरा की, वो नष्ट होती जा रही है। जो ये विधा थी, इस विधा में आज अश्लीलता का और फूहड़ता का प्रवेश हो चुका है। आज सांग परंपरा के माध्यम से जो फूहड़ता है वो परोसी जा रही है। इन सभी जो हमने ऊपर पूरा विवेचन किया है, इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा के अंदर जो सांग परंपरा थी, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे कि लोगों के मनोरंजन के लिए पहले इतने मतलब उपाय नहीं थे लोगों के मनोरंजन के पास, इसलिए सांग परंपरा का विशेष रूप से प्रचलन था। लेकिन जो सांग परंपरा थी वे केवल हरियाणा के लोगों का मनोरंजन का ही साधन नहीं थी,
बल्कि वो उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करती थी, जो उनकी विभिन्न समस्याएं थी, जो उनका अतीत था उसे परिचित करवाती थी। प्रमुख जो लोग थे, प्रमुख इतिहासकार थे, प्रमुख जो उनके जीवन की घटनाएं थी, उनकी सभ्यता थी, परंपरा थी, उनका जो साहित्य था उसे परिचित करवाया गया था। और धीरे धीरे अपने चरम विकास के काल से धीरे धीरे जो ये विधा थी ये गर्त की ओर गई, और इसका जो प्रमुख कारण था वो था इसकी अश्लीलता और उसके अंदर फूहड़ता का प्रवेश होना। और धीरे धीरे जो फिल्मी दुनिया है, दूरदर्शन है, उसके प्रवेश के कारण ये जो विधा है आज अपने आप को बचाने के लिए लड़ रही है, यानी कि जो इसकी लोकप्रियता है वर्तमान काल में वो कम होती जा रही है। आशा करती हूँ कि आप सभी को जो हरियाणवी सांग परंपरा थी ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले हमने इसके शब्द के सांग शब्द के अर्थ को जाना, फिर किस किस क्षेत्र में सांग शब्द के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके विषय में जाना, कि जिस प्रकार से कि ब्रज के अंदर इसको क्या कहते हैं, भगत कहा जाता है, राजस्थान में क्या कहा जाता है, इस प्रकार से। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने इसके विकास काल के बारे में जाना। पहले हमने संक्रमण काल के बारे में पढ़ा कि संक्रमण काल क्या था। संक्रमण काल 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन औरंगजेब के समय में आकर बंद हो जाता है। फिर इसका प्रारंभिक काल होता है, प्रारंभिक काल 1750 से माना जाता है, फिर 1850 तक का। फिर इसका जो उत्कर्ष काल है उसकी बात की जाती है, और जो धीरे धीरे फिर 1950 के बाद या 1900 के आसपास 19वीं शताब्दी में 13वीं से 19वीं शताब्दी तक ये जो विधा है ये चलती रहती है। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी के बाद जैसे ही दूरदर्शन का, सिनेमा का प्रभाव बढ़ता है तो इसमें अश्लीलता और फूहड़ता के प्रवेश के बाद ये जो विधा है पतन की ओर जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये सभी बातें हमारे इस सांग हरियाणवी सांग परंपरा के क्वेश्चन के माध्यम से जरूर समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।